हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा था कि मैम लास्ट डेज रह गए हैं, लास्ट 8 डेज रह गए हैं आप सीएसआई नेट एग्जामिनेशन के, यानी कि लाइफ साइंसेज का जो आपका पेपर है वो होने वाला है 17 जुलाई को। सो किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सा जो सेगमेंट है वो हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। सो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने सेगमेंट्स को चूज कर सकते हैं, कैसे आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास 3 सेगमेंट्स हमें मिलेंगे। सबसे पहला होगा हमारा पार्ट ए, नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट बी और लास्ट होगा हमारा पार्ट सी। पार्ट ए में हमसे क्या पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पार्ट बी, जिसमें आपको बायोटेक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट से देखने को मिलने वाले हैं, राइट। और जो लास्ट आपका सेगमेंट है पार्ट सी, उसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि आपके ही सिलेबस से होते हैं। सो दिस आर द एनालिटिकल क्वेश्चन, और ये थोड़े से डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं लेवल प्रेडिक्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो लेवल होने वाला है वो पार्ट सी का होने वाला है, उसके बाद पार्ट ए का, एंड देन उसके बाद हमारा पार्ट बी, जो कि हम कॉन्सेप्चुअली वाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रूल नहीं है। अगर आप सीबीटी मोड में देखते हो तो आप पार्ट्स में स्विच कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको लेवल से ही पेपर सॉल्व करना है कि पार्ट ए पहले करूंगा, पार्ट बी फिर पार्ट सी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप स्विच कर सकते हैं सेगमेंट्स के बीच में, मतलब आप जो है वो रिविजिट भी कर सकते हैं अपने पार्ट्स को। सो ये कोई ऑफिशियल रूल नहीं है कि पार्ट ए को ही हमें पहले सॉल्व करना है। सो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा उसको आप सबसे पहले यूज करेंगे। आपको जो स्ट्रैटेजी अपनानी है, यानी कि जो आपका बेस्ट ऑर्डर होना चाहिए वो ये ऑर्डर होना चाहिए, मिनिमाइज मार्क्स, मैक्सिमाइज मार्क्स वाइल मिनिमाइजिंग द नेगेटिव मार्किंग। आपको कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है और अपने मार्क्स को बढ़ाना है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 120 प्लस मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे जेआरएफ को अचीव करने के लिए। सो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको यहाँ पर बचना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आगे पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट ए। ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग के लिए एक बेस्ट ऑर्डर होना चाहिए, मतलब ये मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको पार्ट बी के क्वेश्चंस करने चाहिए। और वो क्यों करने चाहिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली चीज ये है कि डायरेक्ट होगा वो क्वेश्चन एंड आप उसको इवेंचुअली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। कॉन्सेप्ट ड्रिवन क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट सी रिक्वायर्स मोर एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो ज्यादा एनालिटिकल पार्ट जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। 2-3 यूनिट जो है वो आपको मर्ज होकर मिल सकती हैं, तो एनालाइज करने में यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट जो है वो है हमारा पार्ट ए, जिसमें इंडिपेंडेंट होता है बायोलॉजी सिलेबस के। तो इस सबसे पहली चीज ये है कि आप ज्यादा इसके यूज टू नहीं है। आप डेली बायोटेक की क्लासेस बहुत सारी लेते होंगे, एप्टीट्यूड आप 1 घंटा दिन में पढ़ रहे हो। सो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड जो है वो बायोलॉजी वालों के लिए एक वीकर पॉइंट रहता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल उनको नहीं आता, बट कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन में हम उसको रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आ जाएगी, ग्राफ्स आ जाएंगे। सो हम उसमें डिमोटिवेट भी हो सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपका बेस्ट ऑर्डर रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका पार्ट बी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा अगर आप क्वेश्चंस को सही कर पा रहे होंगे तो, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट सी में आपको थिंकिंग की जरूरत है। तो अगर आपका पार्ट बी स्ट्रॉन्गर है, आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड देन पार्ट सी को आप और इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे गाइज, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या एलोकेटेड टाइम होना चाहिए आपके एक एक पार्ट के स्पेसिफिक में। तो सबसे पहले अगर आप पार्ट बी को सॉल्व कर रहे हो तो 55 से 60 मिनट के अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। 55 to 60 मिनट्स का टाइम जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए अच्छी तरीके से अवेलेबल रहेगा अगर आप पार्ट बी को सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। पार्ट सी में 80 to 90 मिनट्स, बिकॉज यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, उसको एनालाइज करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए 80 से 90 मिनट का टाइम जो है वो ये एलोकेटेड टाइम आपके लिए दिया हुआ है। पार्ट ए 20 से 25 मिनट में आप जितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो वन गो में उन्हीं को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ताकि निगेटिव मार्किंग से आप थोड़ा सा बच जाओ और यहाँ पर आपका जो रैंक है वो इंप्रूव होने के चांसेस हो। फाइनल रिव्यू के लिए 10 से 15 मिनट जरूर बचाकर रखिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आप रिविजिट कर पाओ अपने मार्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप मार्क करके छोड़ दोगे, तो लास्ट में अगर आपके पास 10-15 मिनट का बफर है तो आप वहां पर रिविजिट कर सकते हो, एक बार अपने सारे क्वेश्चंस को भी रिव्यू कर पाओगे। इसलिए 10 से 15 मिनट का रिविजन टाइम जो है वो जरूर अपने पास रखिएगा और इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो कीजिएगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाइवर्सिफिकेशन है बच्चों के अंदर। 100 बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाएंगे, 1 लाख बच्चे होंगे जो एग्जाम देने जाएंगे, बहुत मल्टीपल बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाएंगे। सबका स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, सबका माइंडसेट अलग है, सबका ब्रेन कैपेसिटी अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं। सो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी भी ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट होगी। मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कोई स्ट्रैटेजी, बट खुद की स्ट्रैटेजी आपको अपने बेसिस पर बनानी पड़ेगी। आप मुझसे पॉइंटर्स ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपका टाइम टेबल है वो आपको खुद बनाना पड़ता है। सो अगर मान लीजिए कि आपका जो बायोटेक वाला पोर्शन है, यानी कि बायोलॉजी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि कमांड है मेरा अपने सब्जेक्ट पर, जो कि ऑलमोस्ट लोगों का होता है, तो आप BCA के पैटर्न में अपने ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले पार्ट बी करिए, पार्ट सी करिए, देन पार्ट ए पर जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो तुरंत कर लेता हूं या फिर कर लेती हूं, सो आपको ABC के पैटर्न में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या होता है कि लास्ट में अगर आप पार्ट सी रहने दोगे तो पार्ट सी आपका सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100 मार्क्स आपको पार्ट सी से मिलने वाले हैं। सो अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके 120 प्लस मार्क्स आए, सो मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले बी, देन उसके बाद सी एंड देन उसके बाद ए वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए। ये एक सीक्वेंस है जो कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए या फिर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन रहता है, अगर आप JRF टारगेट करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स तो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है हर एक पार्ट को। फॉर एग्जांपल आपने पार्ट बी को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करी, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्गर यूनिट्स को टारगेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करना है स्ट्रॉन्ग यूनिट्स के साथ। अब स्ट्रॉन्ग यूनिट्स का मतलब हाई वेटेज यूनिट्स नहीं है, हाई वेटेज यूनिट्स भी हो सकती हैं जो आपको आती हो, जिनका कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग लगता हो कि हाँ मुझे ये यूनिट बहुत अच्छी तरीके से आती है, मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग कमांड है, मैं इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, स्किप कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि 2 क्वेश्चन जो हैं या फिर 2 ऑप्शंस हैं उसमें मैं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और ज्यादा टाइम जो है वो मुझे क्वेश्चन पे लगाना पड़ेगा, तो तुरंत उसको स्किप कर दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप उसको मार्क करके नेक्स्ट फॉर रिव्यू के लिए रख सकते हो। अगर आपको लास्ट में समझ में आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज उसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा, बट टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। टारगेट करना है आपको 70 to 80% एक्यूरेसी आप अचीव करें पार्ट बी में, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट बी इज अ इजी टाइप ऑफ पार्ट एज कंपैरिजन टू अगर हम पार्ट सी या फिर पार्ट ए के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक्यूरेसी आप यहाँ पर अपनी मेंटेन कर सकते हो ताकि मिनिमाइज कर पाओ अपनी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस को। जितना नेगेटिव मार्किंग कम होगा उतना ज्यादा स्कोर करने का चांस आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, तो पार्ट सी के जनरली क्वेश्चन आपने देखे होंगे स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। हम लोग PYQ सीरीज कर भी रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेटमेंट लेंदी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको वो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से रीड करना है, बहुत ही ध्यान से। आप उनको किस बेसिस पे देख सकते हो, आप उनका फ्लो चार्ट बना सकते हो गाइज। ठीक है, अगर वो कोई टेबल वाला क्वेश्चन है तो आप उसका टेबल जनरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपने व्हाइट पेपर पर। ठीक है, उसका डायग्राम बनाकर उसको समझ सकते हो। लेवल वाले क्वेश्चन हैं तो आप लेवल चार्ट बनाकर उसको समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा। डोंट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। देखो 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये मत सोचना कि फर्स्ट के 25 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, नहीं, थोरोली रीड करना 75 क्वेश्चन को। 1-2 क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, एलिमिनेट कर देना उनको तुरंत, आपके पास बहुत चांस है एलिमिनेशन का। तो 75 को जो क्वेश्चंस है उसमें से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। जो हमें नहीं आता है वो हमें नहीं करना है, जो हमें अच्छी तरीके से आता है हम सिर्फ वही करेंगे, बिकॉज दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन गाइज। निगेटिव मार्किंग का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अटेम्प्ट ओनली दोज यू आर कॉन्फिडेंट आफ्टर द एनालिसिस। देखो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो गया या फिर हम जब PYQs करते हैं स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कितना बेहतर समझ पा रहे हैं। ठीक है, हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 5-6 स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने कितना उस स्टेटमेंट को समझा है कि हाँ मैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की केपेबल हूं भी या नहीं हूं। तो अगर एनालिसिस कहता है कि हाँ तुम्हें ये सही आ रहा है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ठीक है, लास्ट है कि ब्लाइंड गेसिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं स्टार्टिंग से यही बताती हुई आई हूं कि निगेटिव मार्किंग जो है वो आपके अच्छे स्कोर को भी बेकार कर देगी, इसलिए गेस तो बिल्कुल नहीं करना है। आता है तभी करना है, नहीं आता है तो बिल्कुल छोड़ देना है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आता हुआ भी पेपर में नहीं कर पाओगे, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस जिससे आप यहाँ पर चूज कर पाओगे इफेक्टिवली। ठीक है,
पार्ट ए के बारे में बात कर लेते हैं। सो कहीं ना कहीं पार्ट ए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है। सो सबसे पहले जो इजी न्यूमेरिकल्स लगे उनको सॉल्व करिएगा, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपका जो शेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आपको आसान लगे उनको सबसे पहले सॉल्व करिएगा, ताकि आपका जो एक सेफ स्कोर है वो बढ़ता चला जाए। ठीक है, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए आसान रहेंगे, इनको तरह तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर टाइम के बारे में बात करती हूँ तो एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर कर रहे हो तो उस पर 2 से 3 मिनट से ज्यादा टाइम जो है वो आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर लग रहा है आपको कि 5 मिनट में मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए, और उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया है तो उसको एंड के लिए बचाकर रखो, लेकिन अगर आप बीच में ही उसको सॉल्व करने लग जाओगे तो जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आपसे छूट जाएंगे, और फिर पेपर छूटना जो है वो एक बहुत ही गलत बात होती है, आता हुआ भी नहीं कर पाता है इंसान। ठीक है, सो ये चीज जो है वो आपको फॉलो अप करनी है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट द 30 सेकेंड रूल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा द 30 सेकेंड रूल। 30 सेकेंड में, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाते हो, ये क्वेश्चन को क्या करना है, आपको रीड करना है, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करके आपको सॉल्व करना है। ये 3 मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, रीड करा, एनालाइज करा एंड देन सॉल्व करा। अगर आपने रीड करने के बाद 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्ट सी, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट बी स्टूडेंट्स, ठीक है, एनालाइज नहीं कर पाए कि 30 सेकंड में ये क्वेश्चन मुझसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको सॉल्व मत कीजिएगा, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको वहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अल्टीमेटली टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 180 मिनट्स बहुत कम होते हैं जब हम एक एक्सट्रीम प्रेशर वाले एग्जामिनेशन में बैठे हों। CSIR आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिल्कुल मानती भी हूँ और जानती भी हूँ अपने मन से। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको समय को बर्बाद नहीं करना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपने मार्क्स की वैल्यू को बढ़ाना है और मिनिमाइज करना है नेगेटिव मार्किंग के रिस्क को। सो इसलिए याद रखिए कि जो भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं उससे आज ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एग्जाम में किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों के लिए बना सकती हूँ जो आपके लिए मोटिवेटिंग रहेंगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ऐसे ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है CSIR अड्डा 24/7 को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।